हेलो एवरीवन। इंग्लिश लिटरेचर स्कूल पर आप सभी का स्वागत है। और एक नई सीरीज जो टीजीटी इंग्लिश के कोर्स को कवर करती है, और ये कोर्स जो होगा ये एमसीक्यूज की फॉर्म में होगा। इट मींस यहाँ पर आपके पूरे कोर्स का रिवीजन एमसीक्यू की फॉर्म में होगा, जो रियल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होंगे। और साथ साथ जो आंसर होगा वो क्विज फॉर्म में होगा। मीन्स वहां पर हम उसको आंसर को एक टाइम के अंदर आंसर करेंगे, और साथ साथ उसके आंसर को डिस्कस भी करेंगे ताकि आपकी थ्योरी भी रिवाइज होते चले। सो you have to do only stay tuned and share your score, and also share this video if you like it and beneficial for you. So let's begin. English literature school conditions क्या है? This practice sets is MCQ based and choose the most suitable option out of the four given option. Each question carries 4 marks. देखिए आपको रियल एग्जाम में 125 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन यहाँ हम पर एक लगभग 25 क्वेश्चन हर एक सेशन में डिस्कस करेंगे। सभी के सभी एमसीक्यूज होंगे, क्योंकि रियल एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन या फिर मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आपको चुनना होगा, और हर एक सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दिस इज द कंडीशन। सो ऑनेस्ट रिव्यू आप रखिएगा और लास्ट में जरूर शेयर कीजिएगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन जो होंगे बिल्कुल आपके कंसेप्ट को क्लियर करने वाले क्वेश्चन हो, ठीक है। एग्जाम चेकर साथ साथ कंसेप्ट को क्लियर करने वाले क्वेश्चंस होंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग इंसिडेंट एंड अरेंज देम इनटू द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब जो चीज पहले घटित हुई है वो पहले आएगी, जो उसके बाद घटित हुई है समय में वो उसके बाद आएगी, जो उसके बाद घटित हुई है उसके बाद आएगी, और जो सबसे लास्ट में घटित हुई है वो सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है, तो इस ऑर्डर को ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोला गया है। तो घटनाएं क्या है आप देख लीजिए। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी प्ले। देखिए इंग्लिश ट्रेजेडी प्ले है कि इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी कब आई। सक्सेशन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी बनी। फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी प्ले, देखिए ऊपर ट्रेजेडी प्ले था और ये कॉमेडी है, तो वो कब आया। एंड पब्लिकेशन ऑफ सेफरडस कैलेंडर। टेक योर टाइम, यू हैव अराउंड 10 सेकेंड। ठीक है, टेक योर टाइम एंड सोल्व दिस क्वेश्चन। अगर कोई भी दो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया तो उसके बेसिस पर भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। रियल एग्जाम में आपका समय बचेगा। अदरवाइज आप सभी के सभी को सोल्व कर सकते हैं, फिर एक ऑथेंटिक आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपना आंसर जरूर कलेक्ट कर लिया होगा। तो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी 1561-62 में परफॉर्म की गई थी। एक्सेशन ऑफ 1570, 1558 फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, 1551 पब्लिकेशन ऑफ सेफरडस कैलेंडर। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इंग्लिश लिटरेचर का, एलिजाबेथ है इसका। 1579। तो आपको ऑर्डर मिल गया होगा। थर्ड पहले आएगा, फिर सेकंड आएगा। थर्ड और सेकंड किसी और में नहीं है, तो टाइम सेविंग करते हुए सी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। एग्जाम हॉल में समय भी बचाना है और एक्यूरेट आंसर भी आपको देना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इज फर्स्ट कॉमेडी प्ले इन इंग्लिश लिटरेचर। क्वेश्चन पूछा गया है कि इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट कॉमेडी प्ले, ठीक है, फर्स्ट प्ले और जो एक कॉमेडी हो, क्योंकि ट्रेजेडी भी हो सकती है। तो ऑप्शंस में है गैमर, गर्टन स्निडल, गौरबोडक, राल्फ रोस्टर डोस्टर, फोर पीस। टेक योर टाइम, हैव 5 सेकेंड। ये एक डोमेस्टिक प्ले है। गौरबोडक फर्स्ट ट्रेजेडी है, और राल्फ रोस्टर डोस्टर फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है, जो अराउंड 1551 में अपियर हुई थी। ठीक है, एटन स्कूल में, एटन कॉलेज में। अगर ये जानकारी आपके पास पहले से नहीं थी तो अपडेट कर लीजिए। ठीक है, एटन कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे वो एक ड्रामा प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो अपने इंग्लिश टीचर की हेल्प से, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए उस टीचर का क्या नाम था, मतलब जिन्होंने राल्फ रोस्टर डोस्टर कॉमेडी लिखी अपने स्टूडेंट्स के लिए एटन कॉलेज में। ठीक है, और उसको परफॉर्म किया गया 1551 में।
तो इट वॉज द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी प्ले इन इंग्लिश लिटरेचर। फोर पीस तो एक क्या है, फोर पीस क्या है, एक इंटरल्यूड है जॉन हेवुड का। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज द ऑथर ऑफ फोर पीस, या फोर पीस का जॉनर क्या है, तो इसलिए यहाँ पर आपको डिस्कस किया गया है, तो इसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है। फोर पीस इंटरल्यूड है जॉन हेवुड का, 16 सेंचुरी के हाफ में ये लिखा गया था। हेनरी एट के वो चीफ कोर्ट एंटरटेनर थे, कौन, जॉन हेवुड, उन्होंने लिखा था। राल्फ रोस्टर डोस्टर फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है। गोरगोडा फर्स्ट ट्रेजेडी है जो 1561 में लिखी गई थी, उसका प्रीमियर हुआ था लेकिन परफॉर्म की गई थी 1562 में। एंड गैमर गर्टन निडल ये फर्स्ट डोमेस्टिक प्ले है जो एक ट्रेजेडी की कैटेगरी में गया था, डोमेस्टिक ड्रामा। क्लियर है। गोरबोडक पर ही एक और क्वेश्चन है, गोरबोडक द फर्स्ट ट्रेजेडी प्ले इन इंग्लिश लिटरेचर वाज रिटन इन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट ट्रेजेडी क्या है, गोरबोडक सब जानते हैं, ठीक है। इसके ऑथर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ऑथर भी आपको प्रिपेयर करने चाहिए, ठीक है। कोलैबोरेटेड वर्क था, लेकिन ये किस वर्स फॉर्म में लिखी गई है। ऑप्शन है एलिटरेटिव वर्स, प्रोज, ब्लैंक वर्स, या फिर फॉर्मर वर्स। जल्दी से आंसर दीजिए, यू हैव 5 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। एलिटरेटिव वर्स ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश पीरियड में काफी यूज में था, लेकिन जैसे जैसे अर्ली मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ इस वर्स फॉर्म को यूज नहीं किया गया। प्रोज उतना डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन 16 सेंचुरी में ब्लैंक वर्स की इन्वेंशन हो गई थी हेनरी होवर्ड के द्वारा, हेनरी होवर्ड, ठीक है। एडिट का ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो उस समय इसकी इन्वेंशन हो गई थी ब्लैंक वर्स की, आयम्बिक पेंटामीटर अनराइम्ड, ठीक है। और जो फर्स्ट प्ले है, फर्स्ट ट्रेजेडी है, ये फर्स्ट ट्रेजेडी है, ये लिखी गई थी ब्लैंक वर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्या, ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, और ब्लैंक वर्स में लिखी जाने वाली भी फर्स्ट प्ले है। फर्स्ट प्ले, एक और हेडिंग डाल लेते हैं, फर्स्ट इंग्लिश प्ले इन ब्लैंक वर्स। आप मुझे बता सकते हैं कितने फैक्ट इकट्ठे हुए। गोरगोडक फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है, एक फैक्ट। गोरगोडक फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। थर्ड फैक्ट, गोरगोडक फर्स्ट प्ले है, चाहे वो कॉमेडी हो या ट्रेजेडी हो, जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। तो 3 हो गई, फर्स्ट प्ले, फर्स्ट इंग्लिश फर्स्ट प्ले यहाँ हो गया, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स। क्या आपने तीनों पॉइंट नोट किए। फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर गोरबोडक, फर्स्ट प्ले इन ब्लैंक वर्स गोरबोडक, एंड फर्स्ट इंग्लिश प्ले इन ब्लैंक वर्स गोरबोडक, ठीक है। और एनी प्ले दैट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स दैट इज ऑल्सो गोरबोडक। 3 कैटेगरी में गोरबोडक का नाम आता है, और फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है सी। द फर्स्ट थिएटर वाज बिल्ड इन इंग्लैंड। very important question from historical point of view as well as Elizabethan point of view. The first theater was built in England. ऑप्शंस देख लेते हैं। 1476, 1576, 1594, 1599। 1599 से मुझे याद आ रहा है, आप आंसर दीजिए जब तक। ग्लोब थिएटर was built in 1599। 1476 में क्या हुआ था, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में, इंडिया में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कब एस्टेब्लिश हुई और कहां पे हुई, ठीक है। कब और कहां पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1576 में फर्स्ट थिएटर वाज बिल्ड।
फर्स्ट थिएटर वाज बिल्ट इन 1576 इन लंदन। इंग्लैंड में कहा? लंदन में। 1594 में फर्स्ट ड्रामा कंपनी नहीं लिखेंगे, of the establishment of a company that विलियम शेक्सपियर वर्क फॉर। इस कंपनी के लिए विलियम शेक्सपियर ने काम किया, वो एस्टेब्लिश हुई थी 1594 में। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है 1576। और थिएटर किस तरह के हुआ करते थे उस समय? जो थिएटर होते थे, इस तरह की ऑडियंस को बैठने की जगह होती थी, ये ओपन स्पेस होता था, ये स्टेज होती थी जो सब लकड़ी का बना होता था। ठीक है, और ये हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल शेप में हुआ करते थे थिएटर। और ऐसा पहला थिएटर जो बनाया था वो जेम्स बर्बेज ने बनाया था, बिल्ड्स, जिसका नाम था द थिएटर। पहले थिएटर का नाम क्या था? द थिएटर, इन 1576 बाय जेम्स बर्बेज। ठीक है, और इनकी ही वो ड्रामा कंपनी थी जो 1594 में एस्टेब्लिश की गई थी, जिसके लिए विलियम शेक्सपियर ने काम किया था। लेटर दैट चेंज इट्स नेम एंड बिकम्स द किंग्स कंपनी। तो आपको उस कंपनी का नाम बताना है जिसके लिए विलियम शेक्सपियर ने प्लेस लिखे, एक्टिंग की और क्या बिजनेस पार्टनर भी वो उसमें रहे हैं। जल्दी से बताइए। iambic pentameter, क्वेश्चन नंबर 5। iambic pentameter lines rhyming in pairs are called। ऐसी iambic pentameter की लाइंस जो पेयर में राइम्स करती है, इट मींस दो, वहां पर दो लाइन होगी, दो लाइन का एक जोड़ा होगा, तो क्या क्या बोलते हैं? कपलेट, हीरोइक कपलेट, टर्सेट या हीरोइक पोयम। टेक योर टाइम, यू हैव 5 सेकेंड। iambic pentameter लाइंस, टाइम कार्ड पे ध्यान देना है कि राइम में होगी और वो पेयर ऑफ लाइन होगी। पेयर ऑफ लाइन को कपलेट बोलते हैं, लेकिन अगर ऐसा कपलेट iambic pentameter में है तो दैट इज कॉल्ड हीरोइक कपलेट। प्लीज करेक्ट आंसर। और यहाँ पर आपको ये सर्च करना होगा कि व्हाट आर द मेजर इंपॉर्टेंट वर्क रिटन इन हीरोइक कपलेट, तो उनकी एक लिस्ट आपको बनानी होगी। ठीक है, कौन कौन से वर्क है जो हीरोइक कपलेट में लिखे गए हैं, जल्दी से बताइए। चौसर का कैंटरबरी टेल कपलेट फॉर्म में लिखा गया है या हीरोइक कपलेट फॉर्म में लिखा गया है? तो नंबर 6, शेक्सपियर फर्स्ट फोलियो वाज पब्लिश्ड इन 1623। एक ऐसा हम इस इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं इंग्लिश हिस्ट्री में शेक्सपियर के बारे में कि शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश हुआ था। व्हाट डज फर्स्ट फोलियो, जो टर्म है फर्स्ट फोलियो, उसका क्या मतलब होता है? क्या हम जानते हैं कि फोलियो क्या होता है? तो ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ 154 सोनेट्स बाय शेक्सपियर, ऐसे बड़ा कर लीजिए। कलेक्शन ऑफ ऑल प्लेस इन फोलियो एडिशन, फोलियो एडिशन में सभी प्लेस। कलेक्शन ऑफ 36 प्लेस ऑफ शेक्सपियर इन क्वार्टो एंड कलेक्शन ऑफ 36 प्लेस ऑफ शेक्सपियर इन फोलियो। आई होप आपने आंसर गैस कर लिया होगा। 1623 से पहले उनके जितने भी ड्रामा पब्लिश हुए थे वो किसी और ने लिखे थे, मतलब ओरिजिनल स्क्रिप्ट शेक्सपियर ने लिखी थी, लेकिन किसी ने उनको कॉपी कर कर क्वार्टो एडिशन में पब्लिश किया था। ठीक है, लगभग लगभग 18 उनके प्लेस को। लेकिन 1623 में हेनरी कॉन्डल एंड जेम्स व्हाट, आई फॉरगॉट द नेम, तो उन्होंने कलेक्ट किया इनके 37 प्लेस को, लेकिन 36 को उसमें पब्लिश किया और वो फोलियो एडिशन में था। तो ये फोलियो क्वार्टो क्या है? ये पेपर शीट का साइज होता है। ठीक है, तो जब पेपर को 1 फोल्ड किया जाता है तो वो फोलियो बन जाता है, और जब 2 फोल्ड कर दी जाएगी तो 4 साइड हो जाएगी, तो उसको क्वार्टो बोलते हैं। वो करप्ट साइड मानी गई है। फोलियो इज ऑथेंटिक। और ऐसा इनके प्लेस का जो कलेक्शन था जिसमें 36 प्लेस थे, पेरिक्लस एक्सक्लूड था, वो जो पब्लिश हुआ उसके कलेक्शन को बोला है फर्स्ट फोलियो। तो जो वर्ड होता है फर्स्ट फोलियो, दैट इज द कलेक्शन ऑफ विलियम शेक्सपियर 36 प्लेज एक्सक्लूडिंग पेरिक्लस पब्लिश इन 1623। तो 36 प्लेज जो फोलियो में पब्लिश हुए थे, दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर। हीरोइक क्वार्ट्रेन कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल सीधा सीधा। हीरोइक क्वार्ट्रेन, देखिए आपकी फाउंडेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए क्वेश्चन रखे गए हैं, जितनी वो स्ट्रॉन्ग होगी इतना कॉन्फिडेंटली या सटीक आंसर आप दे पाएंगे। तो हीरोइक क्वाड्रेंट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ऑफ नहीं आना चाहिए। हीरोइक क्वाड्रेंट कंसिस्ट 4 लाइन स्टेंजा, 4 lines of iambic pentameter, 4 lines of iambic pentameter unrhymed and 4 lines of tetrameter। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने आंसर गैस कर लिया होगा।
फोर लाइन स्टेंजा को क्वार्ट्रेन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हीरोइक क्वार्ट्रेन लिखा हुआ है। फोर लाइन स्टेंजा ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। एंड फोर लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर अनराइम्ड, आयम्बिक पेंटामीटर अनराइम्ड होते क्या बन जाता है, ब्लैंक वर्स। ये नहीं लिखे गए, फोर लाइन ऑफ टेट्रामीटर नहीं, पेंटामीटर ही होगा। तो 20 करेक्ट आंसर। जब भी कोई स्टेंजा फॉर्म आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाएगा तो वो हीरोइक बन जाता है, चाहे वो कपलेट है तो हीरोइक कपलेट हो जाएगा, क्वार्ट्रेन है तो हीरोइक क्वार्ट्रेन हो जाएगा। तो आपको बताना है इंग्लिश लिटरेचर में ऐसा कोई सा फेमस वर्क जो हीरोइक क्वार्ट्रेन फॉर्म में लिखा गया हो। ये स्टेंजा की फॉर्म है, स्टेंजा फॉर्म है में 4 लाइन तो होती है, लेकिन वो लाइंस आयम्बिक पेंटामीटर होती है, ठीक है। जो राइम होती है ए बी ए बी। तो ऐसा कौन सा वर्क है जो हीरोइक क्वाड्रेंट फॉर्म में लिखा गया है, एंड दैट इज मोर पॉपुलर। आपके लिए हिंट दे देता हूं, दैट वाज रिटन इन 18th सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रेंसा। रेंसा के बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है। पहले सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए। इट बिगेन इन इटली एंड फ्रांस अराउंड द मिड 14th सेंचुरी। इट रीच्ड इंग्लैंड अराउंड द 16th सेंचुरी। इंग्लैंड कब पहुंचा, 16वीं शताब्दी में। इट फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द शेक्सपियर एज। ये सबसे अपनी पीक पर कब था, जब शेक्सपियर की एज चल रही थी। इट हैड मोस्ट इंपोर्टेंट इफेक्ट ओनली ऑन लिटरेचर पर ही केवल इसका प्रभाव पड़ा। जॉन मिल्टन वाज द लास्ट ग्रेट पोएट ऑफ रेनेसां स्पिरिट। रेनेसां स्पिरिट के सबसे लास्ट और महान पोएट कौन थे, जॉन मिल्टन। क्वेस्ट फॉर नॉलेज वाज द सेंट्रल फिगर ऑफ इट, ठीक है। तो आई होप यू गोट ऑल द पॉइंट्स अबाउट रेनेसां। ऑप्शन देख लीजिए, ए एंड एफ क्या सही नहीं है, नोट करेक्ट, ठीक है। तो आपने एलिमिनेट किया। इट बिगेन इन इटली एंड फ्रांस, जी नहीं, केवल ये इटली में स्टार्ट हुआ था, इसलिए ये पॉइंट इनकरेक्ट हो जाएगा। इट रीच इंग्लैंड अराउंड, ये पॉइंट सही है। इट फ्लरिश ड्यूरिंग 1558 से 1625 को एलिजाबेथन एज बोलते हैं, यहाँ पर ये काफी फ्लरिश किया। इट हैड मोस्ट इंपोर्टेंट इफेक्ट ओनली ऑन लिटरेचर, ये केवल लिटरेचर ही नहीं, साइंस, आर्ट, स्कल्पचर सभी पर था, ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट गलत है। जॉन मिल्टन इसके लास्ट ग्रेट पोएट माने जाते हैं, और उसकी क्वेस्ट फॉर नॉलेज ये बिल्कुल सही है। तो एंड ए एंड डी ए एंड डी सही नहीं है। ऑप्शन में ए एंड डी है, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्या आपका भी यही आंसर है, क्या आपका भी यही आंसर है, तो +4 कर लीजिए। अभी तक का क्या स्कोर हुआ। द रिफॉर्मेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी वाज फर्स्ट लेड बाय। रेनेसां के साथ साथ चलने वाली एक और इंग्लिश मूवमेंट थी, दैट इज रिफॉर्मेशन। आपको सभी मूवमेंट की एक लिस्ट बना लेनी है, किस सेंचुरी में वो एक्टिव थी, और उनका मेजर जो थीम था, कंसेप्ट क्या था, सेंटर क्या था, वो आपको नोट डाउन कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, रेनेसां, रिफॉर्मेशन, एनलाइटेनमेंट, ठीक है, रोमांटिक मूवमेंट, प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। तो उस तरह से जितनी भी मूवमेंट है, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है, चाहे वो छूटी हुई बड़ी हो, सभी की एक लिस्ट बना लीजिए और किस समय में वो एक्टिव थी। तो फिलहाल अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। द रिफॉर्मेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी वाज फर्स्ट लेड बाय, ऑप्शंस में है जॉन मिल्टन, जो एक प्यूरिटन्स थे, प्रोटेस्टेंट से बिलोंग करते हैं, उसी का एक सेक्ट होता है। जॉन कैल्विन ऑफ जेनेवा, ऐसा याद आ रहा है, जेनेवा। किंग मार्टिन लूथर जर्मनी, एंड हेनरी VIII इंग्लैंड। इसने इस रिफॉर्मेशन मूवमेंट को लीड किया, एंड दैट इज रिलेटेड टू एंग्लिकन चर्च सिस्टम ओवर द कैथोलिक इन इंग्लैंड। सो दिस मूवमेंट वाज लेड बाय नॉट जॉन मिल्टन। लेड मतलब फर्स्ट लेड है, पूछा इसका शुरुआत किसने कराई, तो इसके लिए आंसर आ जाएगा किंग मार्टिन लूथर इन जर्मनी। साथ में अगर कंटेम्परेरी आ जाएगी, जिन्होंने उसका साथ दिया, उसको फॉलो किया, आगे लेके चले गए इस मूवमेंट को, इनके बाद तो उसमें आता है जॉन कैल्विन का नाम आता है। और इंग्लैंड में फिर 16th सेंचुरी में हेनरी VIII ने भी इस मूवमेंट को काफी सपोर्ट किया और डिक्लेयर कर दिया कि एंग्लिकन चर्च, एंग्लिकन क्रिश्चियनिटी, एंग्लिकन चर्च सिस्टम को उन्होंने इंग्लैंड में मंजूरी दे दी ओवर द कैथोलिक। तो सी इज करेक्ट आंसर। Which of the following is not a pastoral elegy? ऐसा कौन सा एग्जाम है आपने देखो जिसमें पेस्टोरल एलजी पर क्वेश्चन ना बना हो, और यही क्वेश्चन आता है कि कौन सी है या कौन सी नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर का, पेस्टोरलिज्म।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंग्लिश ऑथर्स ने अपनी लिटरेचर में, अपनी पोएट्री में पेस्टोरलिज्म की शुरुआत किस सेंचुरी में की? और ये एक अपने आप में क्वेश्चन बनता है, तो आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि जो पेस्टोरलिज्म है इंग्लिश पोएट्री में कब यूज किया गया, किस सेंचुरी में यूज किया गया। तो पेस्टोरलिज्म से मतलब क्या होता है कि जब किसी पोएट्री की जो सेटिंग है वो एक रूरल सेटिंग में रस्टिक लाइफ दिखाई जाती है, शेफर्ड होते हैं, उनके बीच हेल्दी कंपटीशन होता है, वो अपने गीत गाते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो एक नेचुरल ओपन सेटिंग, ठीक है, उसमें जब इसकी चीज को सेट करके दिखाया जाता है। लेकिन अगर वो ही सेटिंग किसी मोurnफुल या डेथ के लिए गाई जाए तो वो पेस्टोरल एलिजी बन जाता है। पेस्टोरल प्लस एलिजी, एलिजी मीन्स a song or poem that is sung on the death of some close one। तो ऐसा माना गया है कि ग्रीक समय में जो शेफर्ड थे वो अपना हेल्दी कंपटीशन रखते थे, लेकिन साथ ही शेफर्ड की डेथ होने पर वो पेस्टोरल एल्जी गाते थे, ठीक है। तो ऐसी पेस्टोरल एल्जी इंग्लिश लिटरेचर में लिखी जा रही है, तो उसमें से कौन सी इसका एक एग्जाम्पल नहीं है? तो आप रट्टा मार पे बिल्कुल विश्वास रखते हैं तो आपका आंसर तो आ भी गया होगा, लेकिन आई थॉट कि आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कब सेंचुरी में स्टार्ट हुआ पेस्टोरलिज्म। ऑप्शन है एस्ट्रोफेल। एस्ट्रोफेल स्पेंसर ने लिखी थी फिलिप सिडनी की डेथ पर। डेसिडस जॉन मिल्टन ने लिखी थी एडवर्ड किंग की डेथ पर। एडोनाइस सैली ने लिखी थी कीट्स की डेथ पर। और इन मेमोरियम टेनिसन ने लिखी थी आर्थर एच हेलम की डेथ पर, 1850 में पब्लिश हुई थी। और ये पेस्टोरल एलजी नहीं है, ये एक एलजी है, बहुत लेंथी है, बहुत बड़ी है, ठीक है। लगभग 17 साल इसको उन्हें पूरा करने में लग गए। आई डोंट नो कंटिन्यूअस लिखी या ब्रेक लिया, बट 17 आर्थर हेलम की डेथ जो हुई थी 1833 में हुई थी, ठीक है। एडोनाइस लिखी गई 1821 में। लेसिडस लिखी गई 1637 में। और एस्ट्रोफल का आंसर आप दीजिए ये कब लिखी गई, ठीक है। फिलिप सिडनी की डेथ पर स्पेंसर ने लिखी थी। फिलहाल इस पूरे क्वेश्चन को जो आंसर है इन मेमोरियम, ये एक एलजी है, नोट एंड पेस्टोरल एलजी। In which book of Paradise Lost Adam and Eve meet the first time? एडम एंड ईव पहली बार कब मिलते हैं और इस चीज का वर्णन किस बुक में किया गया है पैराडाइज लॉस्ट के? कब मिलते हैं हमें नहीं पता, लेकिन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में किस बुक में इसको मेंशन किया गया है? बुक थर्ड, इन्वोकेशन ऑफ द लाइट से स्टार्ट होता है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। द बुक थर्ड बिगिंस विद द इन्वोकेशन ऑफ हेवनली म्यूज लाइट। बुक फोर्थ, बुक नाइन्थ एंड बुक टेंथ। बुक नौ के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? जो फॉल है, फॉल जब एडम एंड ईव को उससे निकाला जाता है, तो दैट टुक प्लेस इन बुक नाइन। और उनकी जो पहली मुलाकात होती है वो प्रेजेंट की गई है इस बुक के, इस एपिक के बुक फोर में। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आएंगे। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द वुमेन। उस वुमेन का नाम बताना है whom सैमसंग अगोनिस्ट लव्ड एंड हु बिट्रेड हिम। वो उससे प्यार करते हैं लेकिन वो उसको धोखा दे देती है। सैमसंग अगोनिस्ट कौन है? द हीरो, द सेंट्रल फिगर ऑफ क्लासिकल ट्रेजेडी रिटन बाय जॉन मिल्टन इन 1671, और इसका टाइटल है सैमसंग अगोनिस्ट। मैरी पॉवेल है, हेलन है, हेलेना, हेलन है, हेलन ऑफ ट्रॉय आपको याद आया होगा, डेलिला है, मनोआ है, ठीक है। सैमसंग अगोनिस्ट जो क्लासिकल ट्रेजेडी है, क्लोजर ड्रामा है, वर्स ट्रेजेडी है, सभी क्लासिकल यूनिटीज के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो इसमें सैमसंग अगोनिस्ट किससे प्यार करते हैं? वो प्यार करते हैं डेलिला से, और वो उनको धोखा दे देती है, उनका राज खोल देती है अपने लोगों के बीच। मनोवा उनके फादर है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। मिल्टन सैमसंग अगोनिस्ट इज, मिल्टन का जो सैमसंग अगोनिस्ट है वो क्या है? 1671 ईयर याद रखिएगा। इट वाज पब्लिश्ड अलोंग विद पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड। और यही क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये किसके साथ पब्लिश हुआ था? पैराडाइज रिगेन इन 4 बुक्स। पैराडाइज रिगेन में 4 बुक्स थी। पोएट्री ऑफ सैमसंग अगोनिस्ट। जोनर इसका क्या है? क्लोसेट ड्रामा। इसको वर्स ड्रामा के नाम से भी जानते हैं। और अपनी ये थीम है, फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, क्लासिकल ट्रेजेडी है, प्योर क्लासिकल ट्रेजेडी।
सभी क्लासिकल रूल्स को फॉलो करते हैं। ये सारे पॉइंट नोट किए हो। तो सैमसंग अगोनिस्ट एक पोएटिक प्ले है, तो इसको पोएटिक प्ले कहे, क्लोसेट ड्रामा कहे, वर्स ड्रामा कहे, एवरीथिंग इज करेक्ट। नरेटिव वर्स नहीं है, एपिक नहीं है, रोमांटिक ट्रेजेडी नहीं है, ए इज करेक्ट आंसर। व्हाट पोस्ट डिड मिल्टन होल्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट? एक ही क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को और आपकी नॉलेज को बिल्कुल एनहांस कर देगा, कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर देगा। अगर पहले से जानते थे तो उसको ये रिवाइज कर देगा, रिफ्रेश कर देगा। तो मिल्टन ड्यूरिंग द गवर्नमेंट 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को बिहेड किया था। कॉमनवेल्थ स्टार्ट हो जाता है 1660 में, रेस्टोरेशन आता है। तो इस समय की जो सरकार है उसको, जो शासन है पार्लियामेंट को, उसको यहाँ गवर्नमेंट बोला गया है। तो इसको इंटररेग्नम के नाम से भी जाना जाता है और रूल ऑफ कॉमनवेल्थ के लिए भी जाना जाता है। और उस समय मिल्टन के जो समर्थक थे वो उनका शासन था, और मिल्टन को एक पोस्ट दी गई थी। वो पोस्ट क्या थी? प्यूरिटन सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी टू क्रोमवेल थे, लैटिन सेक्रेटरी थे या एजुकेशनल सेक्रेटरी थे। पढ़ा तो आपने जरूर होगा। दैट वाज सेक्रेटरी टू फॉरेन टंग, और फॉरेन टंग वहाँ की लैटिन थे, तो ही इज नोन, ही वाज एट द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी। इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। द वर्ड कैथारसिस सिग्निफाइज। एरिस्टोटल ने अपने पोएटिक्स में ट्रेजेडी के बारे में कुछ डिफाइन किया था। वहां पर उन्होंने एक टर्म दिया कैथारसिस। वो किस चीज को सिग्निफाई करता है? ट्रैजिक फ्लो को, रिकॉग्निशन को, प्योरिफिकेशन को, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। टेक योर टाइम एंड आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, करेक्टली आंसर करेक्ट होना चाहिए, 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, नोट एन इश्यू। ट्रैजिक फ्लो हमर्सिया होता है, रिकॉग्निशन पेरिपीटिया होता है, प्योरिफिकेशन और जिसको परजेशन भी बोलते हैं, परजेशन ऑफ पिटी एंड, एक इमोशन डेवलप होता है जिसमें पिटी और फियर डेवलप होते हैं, इसको परजेशन बोलते हैं। आप इसको क्लींजिंग ऑफ थॉट भी बोल सकते हैं, क्लींजिंग ऑफ इमोशन। आपको सारे इमोशन क्लियर हो जाते हैं क्या होने वाला है और क्या इस तरफ हो गया है। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून पेरिपीटिया बोलते हैं, रिकॉग्निशन को एनागोनोराइसिस बोलते हैं। क्वेश्चन के कैथारसिस का मतलब क्या है? क्लींजिंग ऑफ थॉट, क्लींजिंग ऑफ योर इमोशन, यू कैन से प्यूरिफिकेशन। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सारे वर्ड्स आपको समझने होंगे कि एग्जामिनर कौन सा आपके सामने देगा। ठीक है, कैटास्ट्रोफे मतलब किसी ट्रेजेडी का जो एंड पार्ट होता है, वहां पर हीरो उस स्टेज में पहुंच जाता है, प्रोटोगोनिस्ट, कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं है और उसको सब चीज क्लियर हो जाती है कि अब उसका एंड नजदीक है। और वो सारे इमोशंस जो एक्सप्रेस करता है उससे ऑडियंस के अंदर एक पीटी एंड फियर की फीलिंग आती है। तो उसी को बोलते हैं परजेशन ऑफ इमोशन ऑफ पीटी एंड फियर। तो दया भी आती है और डर भी लगता है कि कितना बुरा इसके साथ हो रहा है। और कथारसिस आना ही एक सक्सेसफुल ट्रेजेडी की पहचान है। तो ये पॉइंट, ये टर्म दिया है एरिस्टोटल ने। ये भी पूछा जा सकता है, हु डिफाइन द टर्म कथारसिस, किसने दिया है अपने पोएटिक्स में, उन्होंने जब इसको एनालाइज किया है। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। शेक्सपियर्स अर्ली प्लेज टाइटस एंड्रोनिकस इज अ मोड ऑफ, जोनर पूछा है, व्हाट इज द जोनर ऑफ उनका एक अर्ली प्ले है टाइटस एंड्रोनिकस। क्लासिकल ट्रेजेडी है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, रिवेंज ट्रेजेडी है या हीरोइक ट्रेजेडी है? कि हीरोइक प्ले तो उन्होंने नहीं लिखे। रिवेंज में हैमलेट का नाम आता है। इसके अलावा अगर कोई बड़ा नाम है तो जल्दी से बताइए, क्या स्पेनिश ट्रेजेडी है? डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी इन्होंने नहीं लिखी, क्लासिकल इन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए। तो हमारा आंसर हमें अपने आप ही एलिमिनेट मेथड से मिल गया। इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। ट्रेजेडी है बट किस तरह की? रिवेंज ट्रेजेडी, जिसको सेनेका के मॉडल पर लिखा जाता है, जिसमें ब्लड एंड मर्डर कार्नेज ये इसकी मेन थीम होती है, बदला लिया जाता है। और हेमलेट 1602 is another great example of revenge tragedy in Shakespeare plays। लेकिन स्पेनिश ट्रेजेडी भाई, देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन एकदम से आ जाएंगे फिर आपसे गड़बड़ हो जाएगी। स्पेनिश ट्रेजेडी बाय टॉमस क्वेड, टॉमस, ठीक है, 1585 आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये ग्रेट एग्जांपल है इंग्लिश लिटरेचर में रिवेंज ट्रेजेडी का। उसके बाद
टाइटस एंड्रोनिकस है, हेमलेट है, और फिर और भी बहुत सारे लिखे गए हैं, नॉन शेक्सपियरियन वर्क है। कैलिबन इज द टेम्पेस्ट, एक कैरेक्टर है टेम्पेस्ट प्ले में, विलियम शेक्सपियर का प्ले है, लास्ट प्ले है, 1611 में आया था। कैलिबन उसमें कैरेक्टर है, ठीक है। ह्यूमन भी नहीं है, एनिमल भी नहीं है, तो आप बाकी बताइए क्या है। इज एन एनाग्राम ऑफ, तो व्हाट इज द क्वेश्चन, ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि टेम्पेस्ट में जो कैलिबन है इज एन एनाग्राम, वो किस चीज का एनाग्राम है, इसी वर्ड की स्पेलिंग से ही यूज कर कर दूसरा वर्ड बनाना, दैट इज कॉल्ड एनाग्राम, ठीक है, टेक्निक है। तो ये कैनिबल से बना है, कैनिबल से बना है, बोथ या नन, ठीक है। जो इंग्लिश में वर्ड है वो कैनिबल है, CANNIBAL, और कैनिबल से ही बना है कैलिबन। कैनिबल क्या होते हैं, वो बहुत राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, वो कुछ भी खा सकते हैं, वो ह्यूमन फ्लैश, ह्यूमन मीट भी खा सकते हैं, उसको मार के खा सकते हैं। तो ऐसा ही नेचर, ऐसी ही क्वालिटी एस्क्राइब की है शेक्सपियर ने अपने कैरेक्टर कैलिबन को, जो हाफ ह्यूमन है, हाफ क्रिएचर है। तो ये एनाग्राम कैनिबल का ही है, और इसी से यूज कर कर उन्होंने कैरेक्टर का नाम लिखा है कैलिबन, जो रिप्रेजेंट करता है कैनिबिलिटी को। तो ए इज करेक्ट आंसर, बी से कोई रिलेवेंट इसका नहीं है, फिर सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ए इज करेक्ट। आई होप यू एंजॉयड द क्वेश्चन। यह है तो फिर लाइक एंड शेयर कर दीजिए जल्दी से। व्हाट डिड एरिस्टोटल कॉल प्लॉट इन ड्रामा, ठीक है। एरिस्टोटल ने पोएटिक्स, अपने वर्क पोएटिक्स में प्लॉट के बारे में बोला है, एलिमेंट ऑफ ड्रामा, एक उनका सेक्शन है एलिमेंट ऑफ ड्रामा। ड्रामा की डेफिनेशन भी दी है, वो सबको मालूम होनी चाहिए, किसी दिन क्वेश्चन में लेके आएंगे उसको। तो एलिमेंट ऑफ ड्रामा में प्लॉट को क्या जगह दी है उन्होंने, वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। मोस्ट एसेंशियल, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सोल ऑफ ड्रामा। तो व्हाट इज योर चॉइस अमंग द फोर ऑप्शन, ठीक है। एरिस्टोटल ने उसको सबसे इंपॉर्टेंट माना है, लेकिन उसने उसको सबसे इंपॉर्टेंट बोला नहीं है, वो उसको सीधा बोल दिया दिस इज द सोल ऑफ ड्रामा, ठीक है। और जिस तरह हमारी बॉडी में सोल सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसके बिना बॉडी कुछ भी नहीं है, तो उसी तरह से जो ड्रामा है, प्लॉट सबसे नंबर वन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्लॉट मतलब कहानी, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्शन ही तो है, और वो एक्शन कहाँ है, प्लॉट है, तो प्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको मोस्ट एसेंशियल वर्ड नहीं, उन्होंने कहा दिस इज द सोल ऑफ ड्रामा। अगर आपने ए चुना था तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा जब तक ऑप्शन में सोल ऑफ ड्रामा हो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ पोयम, किसी पोयम में अ लाइन में इधर एंड, अ लाइन में इधर बी एंड स्टॉप और, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉमन नहीं है। अ लाइन में आइदर बी एंड स्टॉप और दूसरा क्या चॉइस हो सकती है, राइम्ड हो सकती है, एक्सेंटेड हो सकती है, रन ऑन हो सकती है, अनराइम्ड हो सकती है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, 5 सेकेंड यू हैव। इन अ पोयम अ लाइन में इधर बी हो सकती है क्या, एंड स्टॉप कहीं भी पूरी खत्म हो जाए मीनिंग के साथ, या फिर वो आगे चली जाए। यस, सी, अगर आपने सी चुना है तो दैट वुड बी द करेक्ट। एक कॉम्बिनेशन बन गया तो वो एंड स्टॉप होगी या फिर रन ऑन लाइन होगी, ठीक है। पोएट्री में रन ऑन लाइन का यूज किया जाता है, ठीक है। राइम्ड और अनराइम्ड, यहाँ पे चॉइस एंड स्टॉप के साथ दी गई है, इसलिए रन ऑन होगा, या तो वो खत्म हो जाएगी पूरे मीनिंग के साथ, या फिर वो आगे चली जाएगी। किसोरा का यूज उसमें किया जाता है पोज के साथ, तो रन ऑन लाइन होगी, और या फिर एंड स्टॉप होगी। सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एलिजाबेथन एज इज मार्क विथ, एलिजाबेथन को मार्क किया गया है किस चीज के लिए, मोस्ट क्रिएटिव पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सेकंड मोस्ट क्रिएटिव पीरियड ऑफ लिटरेचर, बेस्ट ऑफ फिक्शन वर्क एंड बेस्ट एक्सप्रेशन इन पोएट्री, किस चीज के लिए इसको मार्क किया गया एलिजाबेथन एज को। इस एज को गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोला जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश। आई होप आपने अपना ऑप्शन चुन लिया है, मोस्ट क्रिएटिव पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सेकंड मोस्ट क्रिएटिव पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर व्हाट इज, कमेंट सेक्शन में बताना है। इफ यू नो द आंसर देन इट इज वेरी करेक्ट ऑफ यू, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। बेस्ट फिक्शन वर्क के लिए किसको चुना गया है, इसका भी आंसर दीजिए। एंड बेस्ट एक्सप्रेशन इन पोएट्री के लिए एलिजाबेथन एज में पोएट्री तो लिखी गई है, लेकिन बेस्ट एक्सप्रेशन नहीं, मोस्ट क्रिएटिव पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज नोन एज ऑल्सो गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर।
तो सेकंड गोल्डन पीरियड क्या है ये आपको बताना है। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो पहले हुआ है उसको पहले, जो बाद में हुआ है उसको बाद में, इस ऑर्डर से आपको बताना है। एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, शेक्सपियर। देख लीजिए ऑप्शंस आपके सामने है। एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर। क्रोनोलॉजी ऑर्डर में देखें तो शेक्सपियर, बेन जॉनसन सबसे लास्ट में आएंगे। क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर दोनों का जन्म 1564 में हुआ था। इनकी डेथ पहले हो जाती है, लेकिन जन्म भी शेक्सपियर का बाद में हुआ था। इसको 3 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, इसको 1 कर लीजिए। 1 2 1 2 4 3, 1 2 4। सी वुड बी द करेक्ट। क्या आपने भी यही चुना? जल्दी से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A dash is a small descriptive poem in which the machinery and convention of epic proper are used in the treatment. पोएट्री की वो फॉर्म स्मॉल डिस्क्रिप्शन पोएम है, इसमें मशीनरी और कन्वेंशन पूरे तरह से एपिक का यूज किया जाता है इन अ ट्रीटमेंट की तरह, लेकिन वो उसका क्या है, स्मॉल वर्जन है। एपिक का स्मॉल वर्जन इस तरह से कहेंगे, बाकी चीज एपिक से मैच करती है, जैसे कि उसमें नरेशन होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलेड, मोक एपिक, ड्रामेटिक लिरिक। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं। मोक एपिक, एपिक की एक पैरोडी होती है, या तो मैनर की या फिर सब्जेक्ट की। मैनर और मैटर उसकी पैरोडी होती है, उसका स्मॉल वर्जन नहीं होता है। और जैसे एपिक में नरेशन चलता है, ठीक बैलेड में भी नरेशन चलता है। तो शॉर्ट नरेटिव पोयम एंड लॉन्ग नरेटिव पोयम एक बिल्कुल बेसिक, बच्चा जब किसी चीज को सीखने का हम किसी चीज को एक बच्चे की तरह सीखेंगे, तो एपिक और बैलेड को हम इस तरह से सीखेंगे, शॉर्ट नरेटिव पोयम एंड लॉन्ग नरेटिव पोयम। फिर बाकी सारी डेफिनेशन और टेक्निकलिटीज हम बाद में ऐड करते चले जाएंगे। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है कि वो बड़ी होती है, छोटी होती है। और छोटा डिस्क्रिप्टिव पोयम में सारी मशीनरी कन्वेंशन एपिक का यूज, दैट इज कॉल्ड बैलेड। मोक एपिक वो एक पैरोडी होती है मैनर की या मैटर की, एपिक की। तो बी इज करेक्ट आंसर। हु इज द राइटर ऑफ एस्से ऑन मिल्टन? यस, आपको जरूर पता होगा, और जरूर पता है तो जल्दी से आंसर कर दीजिए और अपना स्कोर में +4 कर लीजिए। करेक्ट आंसर है कार्लाइल ने लिखा है, मिसिस गैस्कल ने लिखा है, विलियम हजलिट ने लिखा है, मैकाले ने लिखा है। ठीक है, एस्से ऑन मिल्टन, सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है मैकाले, लॉर्ड मैकाले, जिनको हम ब्रिटिश ऑफिसर के रूप में पढ़ते हैं। तो ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे इंप्रूवमेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में की, इंग्लिश को लेकर आए, फिल्टर थ्योरी उन्होंने दी। तो उन्होंने एक ऐसे लिखा है, एस्से ऑन मिल्टन, मैकाले ने लिखा है 19th सेंचुरी, लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी ही रोट एन एस्से ऑन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु बिकेम द क्राउन ऑफ इंग्लैंड ऑफ रिस्टोरेशन इन 1660? जब रिस्टोरेशन हुआ 1660 में, तो इंग्लैंड का राजा क्राउन कौन बना? ठीक है, आपको हिस्टोरिकल क्वेश्चन आने चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड, जेम्स सेकंड। चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी गई थी, बेहेड कर दिया गया था 1649 में। और जब रिस्टोरेशन हुआ तो उनका बेटा जो फ्रांस से लगा था, वो ही वहां का राजा बना 1660 में, एट द टाइम ऑफ रिस्टोरेशन। चार्ल्स सेकंड इज द आंसर, इज द सन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, आपको बताना है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2021 में आया था और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको गलत किया था। क्यों गलत किया था वो आप देखिए। अलोन अलोन ऑल अलोन, अलोन ऑन ए वाइड वाइड सी, तो व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड? आप ए साउंड बार बार रिपीट हो रही है लगातार। ठीक है, लिटरेटिव वर्ड्स की तरह। तो यहाँ पर एसोनेंस है, कंसोनेंस है, एलिट्रेशन है या एल्यूजन है? आपने क्या आंसर चुना है? ठीक है, +4 आप तभी कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। आप आउट ऑफ 100 आपका क्या स्कोर रहा आज ये शेयर करें। और अगर इस क्वेश्चन के लिए आपने आंसर किया है सी, देन तो +4 कीजिएगा। अगर आपने ए, बी या डी किया है, देन इट इज टोटली इनकरेक्ट। ठीक है, इसका रीजन हम आपको नेक्स्ट सेशन में देंगे कि व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। ठीक है,
So I hope you enjoyed, and don't forget to share your score as well as like and share this video if it is somewhere helpful for you. Thank you everyone.